नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे दूसरी लहर का कहर। देश में कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लॉकडाउन की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों की लापरवाही फिर एक बार संकट खड़ा कर रही है। हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। देश के 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यूपी में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। समय खुद को दोहरा रहा है, वह इसलिए क्योंकि हमने इससे सबक नहीं लिया और लापरवाह हो गए, जिसका खामियाजा देश में कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर के रूप में देखा जा सकता है। याद कीजिए, पिछले साल के अप्रैल, मई, जून महीने रोजाना नए संक्रमण सामने आने के ट्रेंड इसी तरह देखे जा रहे थे, लेकिन हमारी एहतियात और सावधानियों से रोजाना नए मामलों में गिरावट आने लगी। जैसे जैसे मामले कम हो रहे थे, लोग बिना मास्क के घूमना शुरू कर चुके थे। शारीरिक दूरी के मानक का उल्लंघन भी सरेराह देखा जा सकता है और यही कारण है कि स्थिति खराब होने लगी। इस साल 15 फरवरी को कुल नए मामले 9,139 पर सिमटे तो हमने मान लिया था कि महामारी के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा चुकी है और देश में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन भी लगाई जानी शुरू हो चुकी है। लिहाजा लोगों को महामारी के नियम कानूनों से बंध कर रहने में ऊबन होने लगी। इसी ऊबन ने फिर से नए मामलों में वृद्धि शुरू कर दी। दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए हमें पहले से ज्यादा एहतियात और सावधानी बरतनी होगी। अब वायरस ज्यादा संक्रामक और घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में मास्क, सुरक्षित दूरी, साफ सफाई, खान-पान, रहन सहन सब कुछ पहले जैसा ही करना होगा ताकि महामारी की दूसरी लहर को समय से पहले खत्म किया जा सके। देश दुनिया के अनुभव बताते हैं कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार पहले के मुकाबले ज्यादा तेज होती है। साथ ही दूसरी लहर का पीक यानी चरम बिंदु पहले के मुकाबले कई गुना अधिक होता है। लिहाजा अब हमें पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सचेत और सतर्क रहना होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। कोरोना के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए जहां देश में एक बार फिर से सतर्कता बढ़ी है, टेस्टिंग को 6 लाख से बढ़ा के 10 लाख किया गया है और पिछले 15 दिनों में ये टेस्टिंग 38% तक बढ़ाई गई है। लोगों का ये भी मानना है, जानकारों का ये कहना है कि जिस तरह से सरकार ने टेस्टिंग को कम किया था कोरोना के लक्षणों को देखते हुए, ऐसे में एक बार फिर से हालात ऐसे हुए कि जिन लोगों में संक्रमण की थोड़ी बहुत असर देखा जा रहा था, ऐसे लोग बाजारों में खुलेआम घूम रहे थे और यही वजह है कि एक बार फिर से संक्रमण बढ़ा है। और तमाम ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में बढ़ावा हुआ है। सरकार एक बार फिर से सजग तो हो गई है, टेस्टिंग बढ़ाया है, लेकिन इसी बीच में तमाम आंकड़ों के साथ ही साथ लखनऊ से बड़ी खबर भी आ रही है जो आपको बताते चलते हैं। कोरोना से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। देश में बाकी लोगों की क्या बात की जाए जब जिम्मेदारों को ही कोरोना का कोई डर नहीं है। कमिश्नर साहब बिना मास्क के पार्टी करते हुए लखनऊ में नजर आए। पार्टी में कोरोना प्रोटोकॉल भूले कमिश्नर साहब। लखनऊ में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना और ऐसे में राजधानी में कमिश्नर, जो कि एक जिम्मेदाराना पद है, वो खुद पार्टी में बिना मास्क के थिरकते हुए नजर आए। कोरोना के नियम बताने वाले खुद ही कोरोना के नियम भूल जाते हैं। ऐसे में आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? कमिश्नर साहब को नहीं सरकारी आदेश से कोई मतलब, जनता के लिए नियम है तो खुद के लिए छूट क्यों? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कोरोना को लेकर जो लोगों के जहन में आ रहे हैं। और खाली लखनऊ में कमिश्नर की ही बात नहीं करें, कई माननीयों का हम जिक्र कर सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। देश में यदि तस्वीरें देखी जाएं तो कई ऐसे जिम्मेदार लोग मिल जाएंगे जो खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आते। ऐसे में लखनऊ में कमिश्नर साहब पार्टी में बिना मास्क के थिरकते हुए नजर आए हैं।
यूपी में दूसरी लहर चल रही है, ऐसे में तमाम एहतियात बरतने की हिदायत सरकार ने दी है, शासन प्रशासन ने दी है, लेकिन कमिश्नर साहब को सरकारी आदेश की कोई परवाह नहीं। जनता के लिए तो ये तमाम नियम बनाए जाते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों के लिए आखिर इन नियमों में छूट क्यों? और इस तरह के जब तमाम मामले सामने आते हैं तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि देश का पढ़ा लिखा तबका, अधिकारी तबका और यहाँ तक कि नियमों को लागू कराने वाला तबका जब खुद ही इन नियमों को ताक पर रख देगा तो आम आदमी से कैसे उम्मीद की जाएगी, किस तरह से उनसे नियमों का पालन कराया जाएगा? पूरे देश में संक्रमण की यदि हम बात करते हैं तो 5% संक्रमण है, लेकिन 12 राज्यों की स्थिति और यहां पर एक बार फिर से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और ये बड़ी खबर उस बीच आ रही है जब हम कोरोना को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में माहौल कोरोना को लेकर भयावह बना हुआ है, चिंता की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कोरोना को लेकर स्थितियां गंभीर चल रही हैं। हमने अपने संवाददाताओं से बात की है। ऐसे में आज की यदि स्थिति की हम बात करते हैं तो 1000 से ऊपर मृत्यु का आंकड़ा पहुंच चुका है राजधानी में। कुल आंकड़े की यदि हम बात करें तो 1000 से ऊपर 1200 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका। और ऐसे में लखनऊ के कमिश्नर साहब बिना मास्क के पार्टी करते हुए नजर आए हैं। और ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं लखनऊ के जिम्मेदार कमिश्नर की ये तस्वीरें। ये वो तस्वीर है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे राजधानी की, आम जनता की, पूरे राजधानी में कोविड की रफ्तार को थाम कर रखने की, कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने की। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीरें हैं। यदि ये तस्वीरें आम आदमी की होती तो इस पर कार्रवाई हो सकती थी, तमाम बातें कही जा सकती थी, एक्शन लिया जा सकता था, चालान काटा जा सकता था। लेकिन ये तस्वीर जब लखनऊ के जिम्मेदार कमिश्नर की हो तब ये सवाल उठकर खड़ा होता है कि आखिर इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और खुद अपनी जिम्मेदारी को तो भूल ही चुके हैं कमिश्नर। उनके आसपास जो भीड़ आप देख रहे हैं उनमें से भी किसी के मुंह पर मास्क दिखाई नहीं दे रहा। होली को लेकर सरकार की तरफ से विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी कि होलिका दहन की जगह पर भी मात्र 20 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन भी करना होगा। लेकिन यहां आप देख सकते हैं पार्टी में 20 से कहीं अधिक संख्या में लोग मौजूद हैं और मास्क का, कोविड गाइडलाइंस का नामो निशान तक नहीं। तो पता चलेगा। ये पार्टी लखनऊ के कमिश्नर की है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सरकार के साथ ही साथ आम जनता के लिए भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से राज्य में कोरोना की स्थिति को संभाला जाएगा, उसे थामा जाएगा, जब राज्य के जिम्मेदार अधिकारी ही खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। बार बार आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की कमिश्नर की वो तस्वीरें जहां पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं कमिश्नर साहब होली मिलन की पार्टी में। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कमिश्नर को छोड़ आसपास के तमाम लोगों में भी कोई भी मास्क पहने हुए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यदि इतनी बड़ी भीड़ में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाए तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा शायद कमिश्नर को है नहीं, या है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर बैठे हैं।
लगातार आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर बीके ठाकुर की। ये पार्टी चल रही है उनकी और बेधड़क पार्टी में बिना मास्क के, बिना कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं लखनऊ के माननीय कमिश्नर। यहाँ पर दुख की बात यह है कि तमाम अधिकारियों की, तमाम प्रशासन की हम लगातार बात करते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी हम हर दिन चर्चा करते हैं कोविड को लेकर, जनता को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों की यदि बात करें तो अलग अलग राज्यों में सरकार नए नए तरीके लेकर आ रही है ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके, क्योंकि कोविड की लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ऐसी स्थिति में दुख इस बात से होता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही खुद इस तरह की बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आम जनता को किस तरह से पाठ पढ़ाया जा सकता है। तो कोरोना को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण की हम बात कर रहे थे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में संक्रमण कम हुआ था, ऐसे में सरकार ने भी टेस्टिंग की जो संख्या है वो 6 लाख कर दी थी। उससे पहले टेस्टिंग की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से 2021 में कोरोना का कहर वापस आया है, दूसरी लहर आई है, सरकार को न केवल टेस्टिंग बढ़ानी पड़ी है बल्कि 38% तक ये 15 दिनों में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। उसके साथ ही साथ जानकारों का ये मानना है कि टेस्टिंग ना होने की वजह से ही हालात यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे मरीज थे जिनमें लक्षण नहीं थे लेकिन वो खुलेआम मार्केट में घूम रहे थे। और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन पहले टूटी थी वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो गई थी। जाने माने डॉक्टर मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन का भी ये कहना है कि देश में कोरोना की दूसरी वेव कहाँ रुकेगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक 60% लोगों को टीका नहीं लगाया जाता तब तक हालात किसी के काबू में नहीं है और ये सबके लिए मुश्किल की बात है। संक्रमण की यदि हम बात करते हैं तो पूरे देश में आज संक्रमण की स्थिति को देखा जाए तो 5% संक्रमण की दर है, जिसमें 12 राज्यों की बात करें जो मुख्य तौर पे महाराष्ट्र की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, दूसरे नंबर पर है नागालैंड, चंडीगढ़, केरल जहां पर 8% है प्रतिशत। इसके अलावा सिक्किम, बंगाल की बात करते हैं, पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर तो चुनाव का भी माहौल है और पूरी तौर पर हम देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की अच्छी तरह से वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जबकि संक्रमण की दर की यदि हम बात करते हैं तो 6.4% बंगाल में है, पुडुचेरी में 6.2% है। एक और सरकारें ये दावा करती हैं कि कोरोना को लेकर तमाम जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन जहां चुनाव की बात आती है वहां कोरोना की ये तमाम गाइडलाइंस, तमाम चीज़ें जो होती हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, उन्हें ताक पर रख दिया जाता है और सबसे पहले बात की जाती है वोटर्स की, सबसे पहले बात की जाती है अपनी सीटों को बचाने की। तमाम राज्यों की हम लगातार बात कर रहे हैं, इसमें तमाम ऐसे राज्य शामिल हैं, चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, त्रिपुरा, हिमाचल, सब जगह की स्थिति इसी तरह की है। मौत के मामलों की यदि हम बात करें तो पंजाब और सिक्किम की स्थिति सबसे ज्यादा है। डेथ रेट यहां पर 2.9% और सिक्किम में 2.2% है। ये तो हमने बात कर ली आंकड़ों की। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना की रफ्तार को थामा जा सकता है, क्या कुछ जिम्मेदारी सरकार की बनती है और क्या जिम्मेदारी आम नागरिक की है जो अब हमें निभानी ही पड़ेगी, वरना स्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद रहेंगे। अपने गेस्ट का सबसे पहले परिचय करा देती हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े। जी चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रियंका जी कमिश्नर का मुद्दा उठा रही हैं, ये आपका अधिकार क्षेत्र में आता है और आपको उठाना भी चाहिए, परंतु मैं टीवी पे देख रहा हूं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर फुटबॉल खेल रही है और मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ, एक बात। दूसरा, मैंने देखा टीवी के ऊपर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ब्याह शादी में जा रहा है, मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगा हुआ, और उनका डिप्टी सीएम है, उनके मुंह पर भी मास्क नहीं लगा हुआ, जबकि आम नागरिक के ऊपर 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक जुर्माना। ये अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो शांडिल्य गोत्र की और फुटबॉल से खेल रही है।
अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़क के किनारे हाईवे के ऊपर हमारे हरियाणा में लिखा हुआ होता है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। अब इसका आप दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ ये कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, बाई रोड फटाफट पहुंच गए अपने घर, और दूसरा कि जिनको जल्दी थी वो स्वर्ग लोक को चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के नेता, एक राज्य का गृह मंत्री बॉम्बे का, महाराष्ट्र का, वो 100 करोड़ की उगाही कर रहा है और उसकी पुलिस लगी हुई है उगाही करने में, तो आप किनसे अपेक्षा रखेंगे प्रियंका जी? आप किनसे आस रखेंगी कि ये आपके और मेरी हिफाजत के लिए? नहीं, ये लुटेरे हैं, देश को लूट के खा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संजय राउत ने कहा था, ये जितने हमारे महाराष्ट्र के नेता हैं सब नोटी। जी थैंक यू। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आपका जो भी कहना है बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जिम्मेदारी यहाँ पर माननीयों की भी बनती है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हें ही निभानी चाहिए, क्योंकि इनके पीछे एक बड़ा तबका होता है, इनके फॉलोअर्स का। यदि जिम्मेदारी यहीं पर नहीं निभाई जाएगी तो आम जनता से उम्मीद करना बेमानी होगी। अपने गेस्ट से परिचय करा देती हूँ। वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीएमई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्यकांत, कोरोना एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सुनीता विद्यार्थी, भाजपा नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय भट्ट, आप पार्टी नेता, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आना चाहूंगी वीएन त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। कोरोना को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और हमने अभी तक अपने दर्शकों को जागरूक करने के बहुत प्रयास किए हैं, जिसके माध्यम से दर्शकों में जागरूकता बनी रहे, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन लगातार होते रहे। जिस तरह की स्थिति हमने लखनऊ में देखी है, सबसे पहले बात कर लेती हूँ लखनऊ के माननीय कमिश्नर की। आप ये बताइए कि जिस तरह से हमारे अधिकारियों को ये रवैया सामने आ रहा है, चाहे हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की ही बात कर लेते हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ठीक होने की कामना हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कुंभ में जाकर जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी स्थिति हम देख लें। इसके अलावा तमाम ऐसे नेताओं का नाम गिनाया जा सकता है, अभी हमारे कॉलर ने भी जानकारी दी है। जब अधिकारी या माननीय जिम्मेदार नेता लोग ही इस तरह करेंगे तो हम आम जनता से किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। ऐसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार सो कॉल रोल मॉडल, मैडम, तो ये लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, ये कतई बिल्कुल, क्या कहें, आई हैव नो वर्ड फॉर वेरी आईएएस सर्विसेज के बड़े अधिकारी हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इसका संदेश गलत जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, चूंकि मैं कोरोना वैक्सीन की ट्रायल से भी जुड़ा हुआ हूँ कानपुर सेक्टर पर, खासकर कोवैक्सीन के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोवैक्सीन लगने के बावजूद भी हमारे दर्शक गण कृपया इस बात को सुने। चूंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं एक महानिदेशक भी प्रदेश का रह चुका हूँ चिकित्सा शिक्षा का, और इसका क्लिनिकल ट्रायल का इन्वेस्टिगेटर भी हूँ वैक्सीन का। तो उस हैसियत से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपा करके केवल वैक्सीन के सहारे ना रहें, क्योंकि वैक्सीन केवल अभी तक 60 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर के कुछ लोगों को ही लगी है। बाकी सब कोविड-19 की बीमारी से बिल्कुल किसी वक्त भी किसी को हो सकता है। तो कृपया 3 चीजें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, और ये देखिए N95 मास्क, मैं बता दूं, मैं घर में बैठा हूं, मेरी पत्नी है वो बिना मास्क के हैं, तो मैं मैडम बता दूं, मैं इसलिए लगा रहा हूं कि क्या पता मैं डॉक्टर हूं, उनको फैला लूं। मुझे वैक्सीन लग चुकी है, मेरी एंटीबॉडीज भी बहुत बढ़िया, मैं खुद ही रिसर्च वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं भी सावधानी बरतता हूँ कि मुझे बीमारी भयानक नहीं होगी, लेकिन मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है मैडम जी, इसलिए, और मैं फैला सकता हूँ वैक्सीन लगने के बाद। यानी मैं प्रोटेक्टेड हूँ सीरियस फॉर्म से, मैं सीरियस फॉर्म से कोविड-19 की बीमारी से प्रोटेक्टेड हूँ, लेकिन मुझको नहीं होगी 100%, ये नहीं कह सकता। मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोवैक्सीन या कोविड वैक्सीन के लगने के बावजूद भी हमें 3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सोशल गैदरिंग से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अच्छा मास्क हमेशा पहने रहना है जब भी हम घर के बाहर निकले, और घर के अंदर भी अगर कोई वरिष्ठ नागरिक कोई बीमार या ऐसा है, और चौथी चीज ये है कि जिन वर्ग को टीका उपलब्ध है, सरकार करा रही है, चाहे पैसे से चाहे वैसे,
वो टीका अवश्य लगा लें। टीका पूरी तरह सुरक्षित है। मैं अपने को लगवा चुका हूं मैडम, मैं अपनी पत्नी को भी लगवा चुका हूं। हम दोनों को कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं तो बहुत बिजी डॉक्टर हूं, मैं तो रिटायरमेंट के बाद भी मैडम एक बड़े मेडिकल कॉलेज का डीन हूं आज भी। मैं अभी ड्यूटी से आया हूं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका, और जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यही जिम्मेदारी यदि हमारे माननीय भी निभाएं तो बहुत अच्छा होगा, सरकार के लिए भी, साथ ही साथ आम जनता के लिए भी। डॉक्टर सूर्यकांत जी, कोरोना एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर जिस तरह के मामले सामने आए हैं और जिस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं, जैसे हमने टेस्टिंग की बात की कि पहले एक समय में टेस्टिंग को कम कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? क्या कहीं ना कहीं टेस्टिंग कम हुई थी जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया कि कितने लोग संक्रमित हों और ऐसे में एक बार फिर से दूसरी लहर सामने आई है? जी प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हुआ ये कि जैसा आपने बताया कि 15 फरवरी के आसपास काफ़ी लोएस्ट जो नंबर था वो पहुंच गया कोविड का, और 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हुई तो लोगों ने समझा अब तो कोविड बाय बाय हो गया, कोरोना नमस्ते हो गया, और अति आत्मविश्वास में हम चले गए। और जब मैं कहता हूं हम चले गए तो मतलब हम चिकित्सक भी चले गए, लोग भी चले गए, और सब कोई चला गया कि भाई केसेस भी कम हो गए, अब तो टीकाकरण भी शुरू हो गया, अब जो है वो अंतिम चरण का। लेकिन लोग भूल गए कि जो लड़ाई होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो अंतिम चरण ही होता है। अंतिम चरण में जो भारी पड़ जाएगा वो लड़ाई जीत पाएगा। और शायद कोविड इसी मौके की तलाश में था कि आप लापरवाही बरतें और वो हावी हो जाए, और वही हुआ कि हावी हो गया। अब देखिए देश में स्थिति ये है, आपने जैसा अभी प्रोफाइल बताई थी, स्टेट वाइज प्रोफाइल, उस स्टेट प्रोफाइल के आधार पे हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव सेकेंड वेव आई हुई है हमारे देश में। हम ये नहीं कह सकते कि पैन सेकेंड वेव पूरे पैन इंडिया आई हुई है, लेकिन हाँ खास तौर पे 6-7 राज्य जहां मिला के करीब 70-80% केस हो जाते हैं, उसमें खास तौर पे सेकेंड वेव आई हुई है। लेकिन चूंकि उन कंट्री की, उन स्टेट की उन सिटीज की कनेक्टिविटी पूरे देश में बनी हुई है, बाई रोड, बाई एयर और बाई ट्रेन, तो ट्रांसमिशन का इस सेकेंड वेव का थोड़ा बहुत असर हर राज्य में देखने पड़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी देखने पड़ रहा है, लखनऊ में भी देखने पड़ रहा है, सब जगह देखने को मिल रहा है। तो अब समस्या यह है कि सबसे प्रमुख कारण रहा कि हम अति आत्मविश्वास में चले गए, हमसे थोड़ी लापरवाही हुई, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये लापरवाही हर लेवल पे हुई है, मैं किसी को एक पर्टिकुलर को दोष नहीं देना चाहता। इवन हम डॉक्टर समझने लगे थे भाई चलो अब थोड़े फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए, अब टेंशन कम हो गया। हमारा आईसीयू 5, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम 5 आईसीयू चला रहे थे, 500 बेड का टोटल कोविड हॉस्पिटल हमने कट शॉर्ट कर दिया, 5 की जगह 1 आईसीयू कर दिया। ये सब हमने किया था, कर चुके थे हम फरवरी के महीने में। लेकिन इस आत्मविश्वास की वजह से थोड़ी लापरवाही हो गई और उसके कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए अब हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा त्रिपाठी सर कह रहे थे, वरिष्ठ हैं हमारे और बड़े ज्ञानकार हैं, जानकार हैं, और मैं तो सोच रहा था एक शेर भी सुनाएंगे, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं सुनाया, हो सकता है अगली बार सुना दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोगों से मेरा निवेदन है कि जो फॉर्मूला अभी हम ट्रिपल ट्री अपना रहे थे 2020 में, मैंने उसको 4T कर दिया है। 4T यानी कि ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के साथ साथ हमारा जो टीका है वो चौथा T बन जाएगा। ये टीका भी हम बड़ी प्राथमिकता पे लड़ाएं, इसको कोविड वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ाने की जरूरत है। बहुत जैसे जैसे बारी आती है, कल से तो देखिए 45 साल से ऊपर खुलने वाला है, और 45 साल से ऊपर हमारे देश में 34 करोड़ जनसंख्या है। और अगर हम जल्दी से 34 करोड़ वैक्सीनेट कर लेते हैं तो काफी कुछ मात्रा में हम हर्ड इम्यूनिटी इस देश में क्रिएट कर देंगे, और काफी कुछ हम बैलेंस एंड चेक की मदद से कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि थोड़े से हम सजग हो जाएं, थोड़े से सतर्क हो जाएं और थोड़ी सी सावधानी बरतें, कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का पालन करते रहें जैसा त्रिपाठी सर ने बताया है, और वैक्सीनेशन हमारी बारी आने पर हम जरूर लगवाएं। तो कोई कारण नहीं है कि 2021 में हम देश को कोविड मुक्त ना बना पाए। जरूर जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं लखीमपुर से, संजय जी। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी संजय जी, क्या कहना है आपका? हाँ मैडम, मैं लखीमपुर से संजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी। तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ। जी जी, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जनता जो ये लापरवाही कर रही है, वो ये नहीं समझती है कि मतलब उनको तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनके परिवार में और भी लोग रहते हैं मैडम जी।
और अगर हर जनता कि ये चीज समझ जाए कि मेरे परिवार में भी लोग हैं जी, और ये जो लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही करना बंद कर दें, तो ये मान के चलिए, कोई जरूरी नहीं कि सरकार जी, कहे कि आप मास्क लगाइए, कोई जरूरी नहीं। जी बिल्कुल। अगर हर जनता अपने आप ये चीज सोचने लग जाए मैडम, तो कोरोना क्या है, कोरोना कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आपका ठीक कहना है। बहुत ही संजीदगी से हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन आपके पास आऊंगी, उससे पहले जाना होगा एक ब्रेक के लिए। यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगी कि कोरोना को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। तमाम आंकड़े जो देश भर से आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें अपनी जिम्मेदारी का पालन जरूर करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे दूसरी लहर का कहर के बारे में। कोरोना को लेकर जिस तरह की जानकारी हमें तमाम अलग अलग राज्यों से मिल रही है, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र की, गोवा की यदि बात की जाए तो स्थिति इतनी भयानक है कि यहाँ पर यदि अभी भी नए नए तरीके नहीं अपनाए गए लोगों को जागरूक करने की, तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है। हालांकि सरकार के साथ ही साथ पुलिस विभाग भी नए नए तरीके अपना रही है। अकेले महाराष्ट्र की यदि हम बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। नासिक की यदि हम बात करते हैं तो जितने भी बड़े बाजार हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहां पर पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। तरीका यह है कि बड़े बाजार में, शॉपिंग मॉल में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे 5 रुपए का टिकट लिया जाएगा प्रवेश करने के लिए, ताकि जिन लोगों को जरूरत हो वो ही लोग बाजार में प्रवेश कर सके, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश कर सके। और उसके बाद यदि आप 1 घंटे से अधिक वहां पर रुकते हैं तो आपका 500 रुपए का चालान भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। ये तमाम ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से ना केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि
वहीं साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी उन्हें कराया जा रहा है कि जब तक आपको कोई आवश्यक काम ना हो, जरूरी काम ना हो, तब तक थोड़े दिन और थम कर रहना होगा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए। इसके अलावा दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में रैंडम चेकिंग की जा रही है। अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर से जो 12 राज्यों का हमने जिक्र किया है, महाराष्ट्र हो, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, इन तमाम राज्यों से जब लोग आते हैं तो रैंडम चेकिंग चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टेशन हो, इन जगहों पर की जा रही है ताकि यदि कहीं कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसको वहीं पर रोका जा सके और स्थितियों को संभाला जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तमाम कार्यों के साथ ही साथ जिम्मेदार लोग जो होते हैं, जो हमारे समाज का आईना होते हैं या रोल मॉडल हम जिन्हें कहते हैं, यदि वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं तो जनता के सामने भी एक अच्छा उदाहरण पेश होता है। साथ ही साथ जनता को भी ये लगता है कि यदि ये सब लोग इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़ा अधिकारी यदि लापरवाही दिखाता है तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक उदाहरण बन जाता है कि इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तमाम ऐसी लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं जिन पर रोक लगनी चाहिए, वरना बात यही हो जाएगी कि एक ओर तो हम सुधार की बात करते रहेंगे और दूसरी ओर जो डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। यहाँ पर त्रिपाठी जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लगातार आपने जिक्र किया है कि जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, आप पूरी तरह से जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक के नाते। लेकिन यदि हम बात करते हैं जनता को जागरूक करने की, जिस तरह से मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, दिल्ली का जिक्र किया है, या मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार ने सायरन बजाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। आपका क्या मानना है कि इस तरह की जब आंदोलन चलाए जाते हैं या इस तरह के जब प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो क्या लोगों में जागरूकता बढ़ेगी इनसे? जी त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से सर आ गए हैं, त्रिपाठी सर आ। जी त्रिपाठी जी, आपसे सवाल है मेरा। मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से जिम्मेदारी का एहसास करने की आपने बात की है, आप खुद जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से करते हैं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, कहीं सायरन बजाकर, कहीं रोको टोको अभियान के द्वारा, तो कहीं पर यदि भीड़भाड़ वाले इलाकों में आप प्रवेश करते हैं तो 5 रुपए का मामूली सा टिकट लिया जा रहा है ताकि यदि आपको कोई जरूरी काम हो तो ही आप वहां पर जाएं, अन्यथा जो अनावश्यक रूप से जाते हैं उन्हें रोका जा सके। क्या इस तरह के अभियान को चलाकर हम जागरूक कर सकते हैं जनता को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आपने मेरे दिल की बात कही, बिल्कुल केवल सरकारी क्षेत्र से ही काम नहीं चलेगा, प्राइवेट क्षेत्र के लोग, एनजीओ, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सब लोग, मैंने कहा ना जब वॉर होता है मैडम, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये ऐसा दुश्मन है मैडम, आई एम यूजिंग एनिमी, जिसका अभी भी बहुत, जिसके बारे में नहीं मालूम मैडम, हमारे डॉक्टर सूर्यकांत तो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं, वो बिल्कुल सहमत होंगे कि ये बीमारी के बारे में अभी हमें 1% मालूम है। तो सबसे बड़ा है कि वैक्सीनेशन का बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि सरकार कर रही है। 45 वर्ष के लोगों से को भी ये कल से शुरू हो जाएगा, और 45 से जो 50 के बीच या 60 के बीच के हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। शायद हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन की कमी है, तो फेजेज में हो रहा है। एक तो ये कदम। दूसरा, हमें आगे आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बचाव करना, आपको करना, मेरे और लोगों को करना। और मैडम, मैंने ये देखा है कि जितना गरीब अशिक्षित व्यक्ति है वो कतई लापरवाह हो गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो सरकार को चाहिए कि जैसे पहले हमने बहुत मतलब तमाम उपाय किए जिसकी वजह से ये कम हो गया, और बीच में जैसा कि प्रोफेसर सूर्यकांत जी कह रहे थे कि ये लापरवाही हुई, सरकार की तरफ से लापरवाही थी। माननीय योगी जी या माननीय मोदी जी के लेवल से कोई नहीं दिक्कत है, दिक्कत हमें नीचे लेवल से है। और एक शेयर के माध्यम से मैं आज की स्थिति का बयां करूं, लोगों को संदेश भी है। प्रोफेसर सूर्यकांत जी ने मुझे कहा है, तो मैं ये कोरोना वायरस के ऊपर है कि कोई कोविड भी फैलाएगा, कोई कोविड भी फैलाएगा जो गले मिलो के तपाक से। ये कोरोना का माहौल है, जरा फासले से मिला करो। ये मैंने कोविड के ऊपर एक शेर बनाया। कहने का तात्पर्य फिर है कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट, कारपोरेट सेक्टर को भी
आम जनता को भी इसके लिए मिशन की तरह लगे। बचाव के अलावा वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांति बिल्कुल नहीं है, और कोरोना से लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी कम हुई थी। हम फिर पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ लड़ेंगे। हम डॉक्टर भी उसमें शामिल हैं और आप भी मीडिया के लोग शामिल हैं। लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। 3 चीज यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 के लिए जो मास्क है, अच्छा मास्क, ये नहीं कहीं रुमाल लगा लिया, कहीं दुपट्टा लगा लिया, कहीं ये लगा लिया, इसको बराबर पहनेंगे। थर्ड, जो हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन है, उसको भी पालन करेंगे। वैक्सीनेशन करेंगे, जनता में जन चेतना जगाएंगे, और ये सब करेंगे तब इससे हम जीत पाएंगे। जी मैडम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ उमेश जैन कॉलर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसका मेन कारण ये है लापरवाही है, जनता में लापरवाही आ गई है जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर जो है, उसमें जनता की लापरवाही के कारण ये दोबारा लहर आई है। जनता ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी है, और भीड़ में जाना शुरू कर दिया है, चाट पकौड़ी खानी शुरू कर दी है, या शादियों में खूब जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोबारा लहर आई है, और बड़े अधिकारी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी जी उमेश जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमें ही दिखानी होगी। लापरवाही भी हमसे हुई है और उसका खामियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी भाजपा नेता भी जुड़ चुकी हैं। जी सुनीता जी, आपसे यहाँ पर अगला सवाल है मेरा। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भाजपा को यदि देखा जाए तो भाजपा में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कुंभ को लेकर गाइडलाइंस जारी हुई थी कि कोरोना को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, लेकिन नए मुख्यमंत्री के आने के बाद सीधे सीधे उस फैसले को पलटा गया और हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद फिर से उस फैसले को पलटना पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि अनावश्यक रूप से उस फैसले को पलटा गया था, वहां कोई जरूरत नहीं थी। कोविड की जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में कोविड को ध्यान में रखना जरूरी था। राजनीति पीछे होनी चाहिए, सबसे पहले जनता के बारे में ख्याल होना चाहिए। उसका नतीजा हम साफ तौर पर देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव हुए हैं, उनके लिए तमाम लोग कामनाएं कर रहे हैं जल्दी ठीक हो, लेकिन कहां तक सही था। दूसरी बात यह कि महाकुंभ को देखते हुए जो चुनौती भाजपा के सामने है, उसका कैसे निर्वहन किया जाएगा? देखिए प्रियंका जी, मैं देश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, निश्चित रूप से राज्य सरकार उत्तराखंड की भी चिंता बढ़ गई है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो कुंभ आयोजन हो रहा है उसमें भी विभिन्न राज्यों से जिस प्रकार से श्रद्धालु आ रहे हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना ज्यादा प्रभावित तरीके से संक्रमण जहाँ पे फैल रहा है, वहां से भी आगंतुकों का जो है लगातार आना हो रहा है। तो इस समय हमारी चिंता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और साथ ही हमारे जो नियम है उनका भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि देखिए, हम आपसे अपील करते हैं कि अकेले सरकार तब तक कुछ नहीं कर पाएगी प्रभावी तरीके से जब तक जनता उनका सहयोग नहीं करेगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फैसले को पलटने की मैं बात कर रही हूँ, उसकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद महाकुंभ में कोविड रिपोर्ट का लाना जरूरी नहीं बताया था, ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाह हुई थी, नेता भी लापरवाह हुए थे, और उसका खामियाजा एक बार फिर से हुआ कि आंकड़े बढ़े हैं और वापस उसी स्थिति में लौटना पड़ा है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे पूरा टीम है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो है कोरोना कितना प्रभावी हो रहा है, कितना संक्रमण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसकी जांच जो है और उसकी समीक्षा जो है लगातार अधिकारियों के साथ में होती है। और जिस प्रकार से अभी पीछे जो डिसीजन लिया गया था कि भारत सरकार की गाइडलाइंस या जो SOP हमें आई हुई थी कि हमें 20 मिनट के अंदर ही स्नान करके भेजना है, और बाकी भी बहुत नियम बताए गए, तो उनका पालन करना है। तो उनका उस समय पे उन चीजों को देखा गया, और कई श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान लिया, शुभ स्नान लिया, लेकिन उस वक्त इतना कोरोना का जो संक्रमण था वो प्रभावी रूप से सामने नहीं था।
लेकिन जब हमारी तीरथ सिंह रावत जी की सरकार, जब तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बाद संत समाज जो है वो बहुत उभरे हुए थे, कई चीजों को लेके नाराज कर रहे थे। तो उस समय हमने दोबारा से उनका वहां पे जितनी भी जानकारियां इकट्ठी हुई उसके आधार पे वर्चुअल ऑफलाइन जाके संत समाज से निवेदन किया, सभी अखाड़ों से मिले माननीय तीरथ सिंह रावत जी। और उस टाइम पे भी हमें जो इंटेलेक्चुअल्स ने उस वक्त निर्देश दिए कि अभी जो है श्रद्धालुओं की संख्या अगर बढ़ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन फिर आपने देखा कि एक हफ्ते के बाद जो है चीजें फिर से अलग हो गई। लोगों को जो जरा सी छूट मिलने के बाद लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया और लगातार इस संक्रमण को हम सब देख रहे हैं कि ये प्लस नहीं हो रहा है। कोरोना प्लस होने वाली बीमारी नहीं है, ये मल्टीप्लाई की चेन है जो होती जाती है। तो जनता को भी इसमें पड़ेगा, सरकार के साथ में समन्वय करना पड़ेगा। अधिकारी और प्रशासन तो लगातार अपने कार्य कर रहे हैं, तो हमें इस बीमारी को, इस महामारी को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले साल इन्हीं दिनों में हम लोग कितना कर्फ्यू लग गया था और जनता कितनी सक्रिय हो गई थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति जो है बहुत वैक्सीन आने के बाद और ज्यादा लीनियंट हो गए हैं। तो हमें ही अपनी रक्षा खुद करनी है और बाकी जनता के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। जब हम अपने और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होंगे, समाज के लिए होंगे, तो ऐसी महामारियों से लड़ना आसान होगा। जी बिल्कुल सुनीता जी, आपका ठीक कहना है, जनता को जिम्मेदार होना होगा। लेकिन एक अच्छा नेता होने के नाते, सरकार होने के नाते कहीं ना कहीं सरकार को भी पूरी तरह से जागरूक होना होगा कि जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं एक वर्ग को खुश करने के लिए पूरे राज्य को खतरे की ओर तो नहीं झोंका जा रहा है। ये तमाम फैसले ऐसे होते हैं, चाहे आप अधिकारियों की बात कर ले, अधिकारियों के ऊपर ये बात डाल दे, लेकिन फैसले सरकार ही लेती है। और सरकार को फैसले लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इस तरह का फैसला जब लिया जाएगा तो उसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। आपके पास वापस आऊंगी मैं लौट के, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं कन्हैया लाल जी हरिद्वार से, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी कन्हैया लाल जी। हाँ सर, जी हरिद्वार जाना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं, बताएं। मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ जी। जी, हम कामर हड़ताल चढ़ाते हैं। जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ कांवड़ लेके। जी आप कांवड़ लेके हरिद्वार जाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन करें। हरिद्वार जाने पर रोक नहीं है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर ही आप जा सकते हैं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए फिलहाल हमें बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सूर्यकांत जी आपके पास आना चाहूंगी। कोविड को लेकर जिस तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, जिस तरह की दूसरी लहर की बात आ रही है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह की दूसरी लहर के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, कितनी खतरनाक है ये, और दूसरी बात ये है कि यदि हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो किस हद तक हम अपना बचाव कर सकते हैं, किस हद तक संक्रमण की दर को हम रोक के रख सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। बहुत बार बात हो रही है प्रियंका जी कि ये जो दूसरे नए वेरिएंट आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस होते हैं इनकी हैबिट में है, इनकी आदत में शुमार है कि ये अपना बाह्य और आंतरिक रूप बदलते रहते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और इसी को लेमन लैंग्वेज में हम वेरिएंट कहते हैं। ब्रिटेन का वेरिएंट आया, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट आया, फिर अब अभी तक 5000 के करीब म्यूटेशंस जो हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, जो कि छोटे मोटे परिवर्तन हुए हैं कोरोना में। लेकिन अभी कोई ऐसा मेजर वेरिएंट नहीं आया है जिसके कारण जो उसकी एग्रेसिवनेस है, यानी जो उसकी मारक क्षमता है, वो कोई बढ़ी हो। इसलिए आप देखिए कि देश में केसेस 2 हफ्ते के अंदर जो हैं वो 10 गुना बढ़ गए हैं। कहाँ 8-9 हजार केसेस रह गए थे फरवरी में, और अब ये बढ़ के 60,000 तक पहुंच गए। तो ये लगभग 8-9 गुना केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मॉर्टलिटी है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। तो पहले बात तो जनता इतना भयभीत हो, लेकिन थोड़ा भयभीत होने की जरूरत है। मैं भी कहूंगा थोड़ा सा भयभीत होइए आप। जब तक थोड़ा भयभीत नहीं होंगे तब तक आप भी उतने सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा भयभीत होना जरूरी है, थोड़ा चिंतित होना जरूरी है, थोड़ा संवेदनशील होना जरूरी है, लेकिन इतने घबराने की जरूरत नहीं है। मारक क्षमता इस नए वेरिएंट की इसकी नहीं ज्यादा है। इसकी क्या ज्यादा है, इसकी स्प्रेड करने की जो क्षमता है, यानी इन्फेक्शियसनेस जो है, संक्रमण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। पुराना वेरिएंट था वो लगभग एक आदमी से 2 से 3 लोगों में फैलता था। अभी ये जो है वो 1 से 6-7 आदमियों में फैला। इसलिए आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी से ये तेजी से बढ़ रहा है। पिछले मार्च याद करिए
तो 7-8 गुना होने में बहुत टाइम लगा था, महीनों लगा था, और ये 2-3 हफ्ते में ही बढ़ के 8 गुना हो गया है। तो इसकी जो संक्रमण क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, लोगों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, संक्रमण क्षमता बढ़ रही है, संक्रामक लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन घबराने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी मारक क्षमता उतनी नहीं है। अब जो सेकेंड वेव आई है ये बड़ी सिलेक्टिव वेव है, वास्तव में ये मुख्यतः 6-7 राज्यों में कन्फाइंड है, लेकिन चूंकि राज्य की कनेक्टिविटी, हर शहर की कनेक्टिविटी सब राज्यों से है, कहीं हमने कोई रोका नहीं है किसी को, ना एयर रोका है, ना ट्रेन रोकी है, ना रोड रोका है, तो इसलिए आपको हर प्रदेश में थोड़ा बहुत केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जी। लेकिन अब हम समझ लें कि पिछले साल हमारे पास केवल एक हथियार था, या तो लॉकडाउन था और या फिर कोविड प्रोटोकॉल का प्रिवेंशन था, जिसमें बाहर निकलना तो हाथ धोना, नमस्ते करना, मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाना, ये सब शामिल थे। ये हमें आज भी करने हैं, लेकिन हमारे पास अब दूसरा हथियार इस साल मिल गया है, वो है वैक्सीनेशन। तो दोनों हथियारों का अभी हमें 2021 में प्रयोग करना है। इसको अक्सर मैं कहता हूं कि 2 वैक्सीन है हमारे पास, एक बायोलॉजिकल वैक्सीन जो यहां लगवानी है और एक सोशल वैक्सीन जो हमें यहां लगानी है। तो इसलिए मास्क भी लगाइए, वैक्सीन भी लगाइए, तो वैक्सीन को चुनिए, वायरस को नहीं। और इस सिद्धांत के साथ जैसे ही आपका नंबर आता है, कल से 40 साल के ऊपर सब किसी के लिए फ्री है, लगभग 34 करोड़ की संख्या है 45 वर्ष के ऊपर, इन सभी के लिए अब ओपन है वैक्सीन, सबको लगवाना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। 45 से जो कम है थोड़ा सा और इंतजार करें, और नई वैक्सीन आने वाली है, और हमारा जो स्केलिंग अप प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का वो बढ़ने वाला है, और इस तरह से हम जल्दी 60-70% जैसे वैक्सीनेट होंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। और हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सबके आपस में सहयोग से और कोविड प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल को पालन करके हम इस देश को 2021 में ही कोरोना मुक्त कर देंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? जी वीरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। वैक्सीनेशन की जिस तरह से बात की है, डॉक्टर सूर्यकांत जी का भी कहना है कि वैक्सीनेशन जैसे ही शुरू हो जाएगा और एक बड़े तबके में लग जाएगा, कहीं ना कहीं राहत की बात हो सकती है और हम कोरोना को हरा भी सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की लगातार हम बात करते हैं, तो क्या कहीं से ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन सेंटर में कमी है? जैसा कि डॉक्टर नरेश त्रिहन का भी कहना है कि जब तक 60% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक स्थिति को काबू में करना मुश्किल है और कुछ भी कहा भी नहीं जा सकता है। तो वैक्सीनेशन को सरकार क्या बढ़ा सकती है या कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर सूर्यकांत साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। और चूंकि मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूं और वैक्सीनेशन और पीडियाट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ये जो हमारा ये है जी, और संपर्क हमारा टूट चुका है, वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जिम्मेदारों को नहीं है कोरोना का डर। एक बार फिर से कोरोना से जुड़ा मामला सामने आया है। मेयर प्रमिला पांडे ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क लगाए होली मिलन समारोह में पहुंची। कोरोना प्रोटोकॉल को भूल गई मेयर साहिबा। लखनऊ की हम बात कर रहे थे और लखनऊ के साथ ही साथ अब कानपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिना मास्क लगाए होली समारोह में पहुंची है मेयर प्रमिला पांडे। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से भुला दिया मेयर साहिबा ने। कार्यक्रम में सपा विधायक इरफान सोलंकी भी शामिल थे। सपा एमएलए ने भी उड़ाई है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। और जिस तरह से लगातार हम अपनी चर्चा के दौरान जिक्र कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश की जा रही है, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में तमाम बड़े पद पर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग जब इस तरह की, साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेयर प्रमिला पांडे की, किस तरह से होली मिलन समारोह में होली का पर्व मनाती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन कोरोना को कहीं ना कहीं भूल चुकी हैं। मेयर साहिबा को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि साल 2021 में वो कोरोना के बीच होली समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। और यही वजह है कि जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है और कहीं किसी के चेहरे पर मास्क का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। इस होली मिलन समारोह की तस्वीरें यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और ऐसे में मेयर प्रमिला पांडे
तो कोरोना की गाइडलाइंस को भूल ही चुकी है। उनके साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता हैं। नगर निगम के गेस्ट हाउस में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यकीनन ऐसे में तमाम अलग अलग जगहों से पार्षद शामिल हुए होंगे, नगर निगम के अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे। ऐसे में मेयर प्रमिला पांडे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ तमाम पार्षद, अधिकारी, सपा नेता की यदि हम बात कर लें तो इरफान सोलंकी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और बेतहाशा धज्जियां उड़ाई गई हैं कोरोना गाइडलाइंस की। प्रमिला पांडे की यदि हम कानपुर में ही बात कर लें तो माइक के जरिए लोगों से अपील करती हुई नजर आती हैं कि कोरोना को रोकना है, कोरोना को थामना है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। लेकिन होली मिलन समारोह में शायद अपने ही शब्दों को भूल गई मेयर साहिबा। और और आप देख सकते हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुनील बजाज भी इस कार्यक्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं। विधायक महेश त्रिवेदी भी साथ ही साथ हैं। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ इरफान सोलंकी सपा से इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे में बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया था होली मिलन समारोह का। लेकिन खास बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि होली जलाने को लेकर होलिका दहन में भी 20 लोग से अधिक शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में मेयर साहिबा के लिए क्या कहीं अलग से नियम बनाया जाता है? मेयर साहिबा ने जब नगर निगम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया तो किस सरकार से परमिशन ली थी इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए? और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तमाम गेस्ट मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत से यहाँ पर बात करना चाहूंगी। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपको जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी होंगी, जानकारी मैं दे दूं आपको कि मेयर, पहले हमने लखनऊ की बात की, लखनऊ में कमिश्नर जो थे, पुलिस के कमिश्नर, उनको पार्टी में थिरकते हुए देखा गया, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया। और अब ये कानपुर से खबर आ रही है जहां पर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ, उसमें हम सपा के नेता की बात कर सकते हैं, तमाम विधायकों की बात कर सकते हैं, नगर निगम का कार्यक्रम था तो यकीनन पूरे तौर पर मैं कह सकती हूं कि तमाम अलग अलग जगह के पार्षद भी उसमें शामिल हुए होंगे, नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए होंगे। क्या कहेंगे आप जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं? बड़ा दुख होता है इस तरह की तस्वीरें देखकर। देखिए, हैरत की बात है। मैं कहूंगा कि कोविड के अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक, खास और आम, इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन कर सके। उसको तो जहां मौका मिलेगा वो संक्रमण करेगा, जहां अवसर मिलेगा अटैक करेगा। दुश्मन है हमारा, और ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है। तो इसलिए जो दुश्मन हमें दिखता नहीं है उसकी हमें बचाव के लिए वो सब प्रोटोकॉल पूरी तरह से पालन करने पड़ेंगे जो शुरू से बताए जा रहे हैं पिछले 1 वर्ष से ज्यादा। अब लापरवाही चाहे बड़ा आदमी करे, चाहे छोटा आदमी करे, चाहे आम आदमी करे, चाहे खास आदमी करे, वो लापरवाही तो लापरवाही होती है। और लापरवाही जहां होगी वहां संभावना संक्रमण की ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम सभी को सोचना चाहिए, चाहे हम बड़े हों, छोटे हों, खास हों, आम हों, राजनीतिक हों, गैर राजनीतिक हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शासन में हो, प्रशासन में हो, या हम पब्लिक हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर सूर्यकांत भी अगर लापरवाही करेंगे तो उनको भी संक्रमण हो जाएगा वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी। मैंने कहा ना कि वैक्सीन लगने, मेरे तो दोनों डोज लगेंगे। मैंने तो पहली डोज पहले दिन, जिस दिन टीकाकरण शुरू हुआ था उस दिन लगवाई थी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले चिकित्सक होने के नाते। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भी हम सब लोग अभी कोविड प्रोटेक्शन का, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, पूरा प्रोटोकॉल पालन करते हैं। इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी ये गारंटी आपको नहीं मिलती है कि वायरस नाक से आपके अंदर नहीं घुसेगा और फेफड़े तक नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा। जाने की एंट्री उसकी खुली हुई है, उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगने वाला है, उसको कोई चुंगी नाकाबंदी नहीं होने वाली है, वो उसके लिए कोई यहाँ नाक के बाहर कंटेनमेंट जोन नहीं बना हुआ है। तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपका वायरस आपके अंदर आ सकता है। हाँ, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको कोई हो भी गई बीमारी, छोटी मोटी, छोटा मोटा पॉजिटिविटी आ गई, जुकाम खांसी थोड़ा हो गया तो हो जाएगा, लेकिन सीवियर बीमारी नहीं होगी, आपको मौत का खतरा नहीं होगा। लेकिन आप कैरियर हो सकते हैं, आप दूसरों को फैला सकते हैं।
जी। तो हमने वैक्सीन लगवाई, हमने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन दूसरे हमारे कारण खतरे में ना पड़े, इसके लिए अभी भी हमें कोविड का जो प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है फॉलो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ संजय भट्ट जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और एक बार फिर से जनता से अपील करना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि हम लगातार आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कई माननीयों की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को भले ही भूल चुके हों, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए। जिस तरह से हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं, आप भी अपने आसपास अपने समाज को जागरूक बनाएं और कोरोना की इस लड़ाई को हम मिलकर ही जीत सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।